वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में, जैसे कि हम अभी तक एलजेब्रा के बारे में चर्चा कर चुके हैं और पॉलिनोमियल के बारे में, तो हम एक स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले हमने एलजेब्रा पढ़ा, अब पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक, बाद में ट्रिग्नोमेट्री। इसके आगे जो भी स्टेप आते जाएंगे वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। तो एसएससी में हो, रेलवे में हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना, वो एग्जाम रिलेटेड बताया जा रहा है। यानी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के बेस में कॉन्सेप्ट बना के ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे एग्जाम का लेवल अप होगा और आपको धीरे धीरे इसको ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो उसी के बारे में आइए हम क्वाड्रेटिक में आज चर्चा करते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए इसका जनरल फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म की हम बात करें, अगर इसका जनरल फॉर्म, अगर इसके जनरल फॉर्म के बारे में हम चर्चा करते हैं तो इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह क्या है? यह इसका जनरल फॉर्म है। अगर हम इसको बराबर जीरो कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है? यह एक इक्वेशन का रूप ले लेता है, यह एक समीकरण का रूप ले लेता है। अगर हम बराबर जीरो नहीं करेंगे तो यह एक पॉलिनोमियल का रूप ले लेगा, जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको पिछले लेक्चर में यह सिखाया था। ठीक है, अब आगे हम अगर बात करें, अगर हम इसकी पूछते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह एक द्विघात समीकरण है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री का मतलब है जो अधिकतम घात हो वही डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी दो। दो इसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। अब हम आगे बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके मूलों की संख्या क्या है, मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके मूलों की संख्या क्या है, तो आप कहोगे सर जी कि इसके मूलों की संख्या यानी जितनी इसकी घात होगी उतने इसके मूल होंगे। कितनी घात है? डिग्री कितनी है? दो है, तो इसके मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो भी दो ही हो जाएगी। ये जनरल जनरल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, और सामान्य फार्मूला का मतलब है सामान्य चीजें, जो बेसिक चीजें वो आपको पहले आनी चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब मैं आपसे अगर बात करता हूं इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि इसमें आप मुझे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बोलिए, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलिए मेरे को, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो आप कहोगे कि इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस ए होगा। आप पूछोगे प्लस ए क्यों होगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी बात है कि इसमें चिन्ह सहित लिया जाता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपसे कोई चीज पूछता है तो आपको चिन्ह के साथ लेना है। यहां पास कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है, माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट प्लस ए होगा। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा? प्लस ए होगा। कॉफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, इसका मतलब क्या होता है? गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? प्लस ए। अब मैं आगे अगर बात करूं, मैं बोलता हूं कि एक्स का कॉफिशिएंट बताओ, एक्स का कॉफिशिएंट बताओ। एक्स का कॉफिशिएंट का अगर हम बात करें तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स का प्लस का बी, एक्स का कॉफिशिएंट प्लस का बी हो गया। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगला स्टेप है, तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा इसमें? कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो जाएगा? सी। सी क्या है? एक कांस्टेंट है। ये एकदम जनरल चीजें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है ना जिन बच्चों को, उनको जानकारी जरूर करना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी बात क्या है? पहले तो आपको मूलों की संख्या पता होनी चाहिए, फिर कोफिशिएंट पता होनी चाहिए, और इसमें क्या है, यह पहला स्टेप है, यह दूसरा स्टेप है, और सी इसमें कांस्टेंट है जो हमने लिखा है। कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, कांस्टेंट का मतलब होता है अचर या नियत। अचर का मतलब होता है जिसके मान बदलते नहीं है ना, वो अचर है। और नियत का भी मतलब वही है कि जो एक नियत रहे, यानी एक बेस में रहे। अगर इसका मान सी का दो है तो दो ही रहेगा, और एक्स
और एक्स स्क्वायर, ये सब का मान एक्स का बदलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर मैं आगे आपसे बात करूं इसी में कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला है जो कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह इसका फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का यह एक फार्मूला एकदम बेसिक से बता रहा हूं, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए बेसिक से बताया जा रहा है। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यह जो फार्मूला है ना, यह फार्मूला है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि, ये कौन सी विधि है, यह एक श्रीधराचार्य विधि है, ठीक है। श्रीधराचार्य के नाम से ही जैसे आपको पता होने चाहिए कि यह एक भारतवर्ष के बहुत महान वैज्ञानिक थे। तो आइए एक बार उनको नमन करते हैं जिनने इस विधि को बनाया है। तो यह एक श्रीधराचार्य विधि है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और इसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा खेल खेलता है। इसमें सबसे बड़ा खेल खेलने की बात क्या है कि यह जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यह क्या करता है, यह ही मूलों की प्रकृति डिसाइड करता है। मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स यही डिसाइड करेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, समान है, असमान है या फिर बराबर है। यह एक मूलों की प्रकृति को वो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आगे हम बात करें तो आपको बता दें कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और d क्या है वो मैं आपको बताता हूं। d एक डिस्क्रिमिनेंट है। d क्या है, एक डिस्क्रिमिनेंट है जिसको हम विविक्तकर या विवेचक कहते हैं, हिंदी में विविक्तकर या विवेचक कहते हैं। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही मूलों की प्रकृति डिसाइड करेगा कि मूल कैसे हैं, वास्तविक है, समान है, असमान है, यह इसको डिसाइड करेगा। और सारा खेल यहीं से चालू होता है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो पूरा खेल यहीं से चालू होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जो चीजें आपको बेसिक से आनी चाहिए, ठीक है, तो इतनी चीजें आपको जानकारी हो जानी चाहिए। अब अगर मैं आपसे बात करूं आगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है तो कौन सा है, मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह इसका जनरल फॉर्म है। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर इसमें मूलों की संख्या कितनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें मूलों की संख्या कितनी है। तो मूलों की संख्या कितनी है, 2, ये मैंने आपको पहले बताया है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में मूलों की संख्या 2 है। अगर लेट सपोज मान लीजिए कि अल्फा एंड बीटा, सॉरी यहाँ थोड़ा बड़ा लिख देता हूं इसमें ताकि जानकारी हो। मान लेते हैं ये चीज में कि अल्फा एंड बीटा इसके 2 रूट हैं। इसके क्या है, 2 रूट्स हैं। किसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 रूट हैं। वो कौन कौन से हैं, रूट यानी मूल। 2 मूल कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा, ये दोनों क्या है, उसके रूट है। मैं मान लेता हूं ऐसा, ठीक है। तो अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू अल्फा और बीटा 2 रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, जिसको हम बोलेंगे मूलों का योग। मतलब अगर इस इक्वेशन में हमने ये माना है कि अल्फा और बीटा 2 रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b अपान ए, माइनस का b अपान ए होता है। यह फार्मूले में है। अगर इस इक्वेशन में अल्फा और बीटा 2 रूट हैं तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल माइनस b अपान ए होगा।
अगर इसी इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी अपान ए होता है, सी अपान ए। तो मैं आपसे बोल रहा हूं अल्फा प्लस बीटा अगर मूलों का योग है माइनस बी अपान ए है, तो माइनस बी यहां से हो जाएगा और ए ये है, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए हम लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल सी अपान ए। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज बिल्कुल बेसिक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों फार्मूला है ना, ये दोनों चीज ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आपको पता होगी तो ही आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके समझ में नहीं आएगा। और ये चीजें जो बेसिक से बताई जा रही है ना, उसका मतलब यही है कि आप अगर इसको पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता हो जाएगी, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं इसके जनरल फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमने जीरो कर दिया, क्योंकि जीरो करेंगे तो ही एक इक्वेशन हो जाएगा। समीकरण का मतलब है बराबर उसके कुछ होना चाहिए। अगर बराबर जीरो कर दिए तो समीकरण है, अदरवाइज वह पॉलिनोमियल बहुपद में काउंट होता है, ठीक है। तो मैं अगर कोई स्टूडेंट अगर मुझसे बोलता है कि सर आप क्या करिए, ये जो ए है ना, ए को नीचे लेके आ जाइए। अगर ए को नीचे ले आते हैं तो बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए बराबर जीरो हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और फॉर्म बताता हूं। एक फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर माइनस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या प्लस बी अपान ए को माइनस बी अपान ए लिख सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि सबको पता है कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। इसलिए हमने इस फॉर्म में इसको लिखा है, ठीक है। प्लस बी अपान ए को माइनस बी अपान ए हम लिख सकते हैं। और यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि मेरे ये जनरल फॉर्म लिखने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है वो ऐसा है। तो इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था। ये एक इसका जनरल फॉर्म है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम a को नीचे लाते हैं तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस बी अपान ए है, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी हमने आपको दिखाया यहाँ। ये लिखने के बाद जो चीज मैंने आपको अभी बताया ना तुरंत पहले कि मूलों का योग माइनस बी अपान ए होता है और मूलों का गुणनफल सी अपान ए होता है, तो वही चीज मैंने लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, और यही उसका इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही बनाया जाता है, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको आनी चाहिए। और जो भी बच्चे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने बिल्कुल ना भूलें। तो पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक से बताया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जो भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, और जिस एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसा हमने पढ़ाया था वैसे एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में उठ के आएंगे, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहां अगर लिख देता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, बराबर जीरो है। मैंने आपसे बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपान ए होता है।
और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान होता है। ये हमने आपसे बोला है। आप कहोगे बिल्कुल सर जी आपने बोला है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं और आपसे मैं पूछ लेता हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा क्यूब माइनस का प्लस का बीटा क्यूब, ऐसा मैं आपसे पूछ लेता हूं, तो अगर आप मेरे से अलजेब्रा पढ़ोगे तो आप कहोगे सर जी क्या यह अलजेब्रा का पार्ट है? बिल्कुल, यह एक अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसीलिए मैंने लाइन वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाया। पहले अलजेब्रा पढ़ाया, बाद में पॉलिनोमियल पढ़ाया, और अब क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। यानी क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, और यह जो क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल है ना, दोनों अलजेब्रा से रिलेट करेगा। तो अगर आपने मुझसे अलजेब्रा पढ़ी है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर ये चीज आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप मुझसे पढ़े हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया और ये कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करेगा। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऐसे एक कॉन्सेप्ट और लिख देता हूं, मान लो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हमने किया था 4 अल्फा बीटा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमने 4ab आपको पढ़ाया था। और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आ जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा दिया रहेगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपसे पूछ लेगा, तो यहाँ निकालने का सबसे अल्फा प्लस बीटा आपको स्क्वायर दिया है, माइनस बी अपान ए रख के, और आप उसको निकाल सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा पूछता है तो भी आप निकाल सकते हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछता है तो भी आप निकाल सकते हो। डायरेक्टली मतलब पूछे जा रहे हैं ये चीजें। ठीक है, अगर इसके जगह में ये भी मान लो पूछ देता है अल्फा टू पावर 4 प्लस बीटा टू पावर 4, तो भी आप निकाल सकते हो। ये जैसे आ जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देना, और इसका स्क्वायर करने का मैंने तरीका आपको पहले ही बताया है। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये चीज आ जाएगी। ये चीज मैंने आपको सब सिखाया अलजेब्रा में, और जो भी अलजेब्रा की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके 4 से 5 वीडियो है उसको पूरा देखिए, और आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल दिए गए हैं। ठीक है, आपसे जनरली अगर दो मूल दिया गया है तो एग्जामिनर कैसे फंसाता है आपको, मैं वो बताता हूं। एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देगा, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, ये चीज आपसे पूछ लेता है, दे के कुछ और पूछिए लेगा, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। ये होता क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा, जो भी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है और ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपसे ये चीज पूछ लेता है तो आपको ऐसी चीज आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या पूछ लेता है, जैसे मान लो डायरेक्टली ऐसे लिख देता है अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा, ऐसा लिख के दे देता है। तो इसका कुछ नहीं, इसको पहले ही सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान बीटा इंटू अल्फा कर लीजिए। आप लोग को डाउट ना हो ऐसा करके कि पहले मैंने अल्फा इंटू बीटा लिख दिया और बीटा इंटू अल्फा आप लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मल्टीप्लाई में है और इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। अब जनरली आपको पता नहीं है तो मैं सॉल्व करके बता देता हूं कि मैं इसको ऐसे डायरेक्टली क्यों लिखा। और आप अगर एसएससी के या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि एक एक स्टेप बताने की आपको जरूरत नहीं है। एक एक स्टेप आपको बताने की जरूरत नहीं। हमने इसको कुछ नहीं किया, इसका एलसीएम ले लिया है, और अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा, मान लो ये एलसीएम आ गया है। फिर बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा से अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा,
अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। जो चीज मैंने ये पहले लिख दिया है वही मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एलसीएम लेके इसको डायरेक्टली लिख दिया था, बट आप लोगों को समझ में ना आए इसलिए हमने इसको क्या किया है, सॉल्व करके ये सिखा दिया है कि ऐसे ही आता है। और सेम कंडीशन इसमें भी है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। एलसीएम लेने के बाद फिर इससे इसको कैंसिल कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर में होगा तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा का मल्टीप्लाई बीटा में हो जाएगा तो बीटा क्यूब हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए, इसी के लिए मैं सिखा रहा हूँ। और एग्जामिनर यही करता है, ये चीजें दे देगा लेकिन ये चीज क्या है, ये चीज यही है, ये क्या है, ये क्या है, ये है, और ये क्या है, ये है। ये ऐसा एग्जामिनर जो पैटर्न देता है वो ऐसा देता है, ये एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको दे देगा, और हमको कैसे बनाना है ये हम लोग अपने से बनाएंगे, सेल्फ मेक करेंगे, सेल्फ मेक करेंगे ताकि हमको ये चीज पता चले कि ये ऐसी होती है। और ये चीज हम बना लिए, अगर इसको डायरेक्टली हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम इसमें परेशान हो जाएंगे, और डायरेक्टली ऐसा कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगा देना है, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देना है, जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर डाउट है तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये चीज होता है और ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है अगर इस फॉर्म में दिया है ना तो वो ये फॉर्म यही है, बोथ ये दोनों को मैच कर रहा है। ए प्लस बी का क्यूब यहाँ लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये चीजें उसके अंदर में आ जाएगी। और ये मैं आपको सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा बना सको जिससे आप सॉल्व कर पाओ। अगर ऐसा बनाना आपको नहीं आएगा तो आप वहां सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, इसलिए ये जानकारी आपको दी जा रही है। गॉट इट गाइस? आइए अगले कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। अगर इसके हम प्रकृति की बात करें, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों की अगर प्रकृति के बारे में बात करें कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है इसका, तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके नेचर ऑफ रूट्स, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है इसका पहला फार्मूला जो श्रीधराचार्य ने दिया था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको हम ये पार्ट जो कि नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है इसको हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। और डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। ये चीज मैं आपको बता दिया हूं पहले, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये सूत्र में -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होना चाहिए। और डी जिसको बोलते हैं, डी क्या है, ये जो पार्ट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डी है, ये पूरा पार्ट नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी ही होता है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बात करता हूं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, तो अगर आपको दे दिया गया कि d इज ग्रेटर देन 0, सॉरी हाँ, d इज ग्रेटर देन 0, मैं लिख देता हूं यहां d इज ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा दे देता है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि d इज ग्रेटर देन 0, इसके मूलों के प्रकृति का पहला कॉन्सेप्ट है ये, हाँ, अगर दे दिया d इज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब होता है कि इसके जो रूट होंगे ना, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। यानी अनइक्वल का मतलब होता है असमान, रियल का मतलब वास्तविक होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर बोलूं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो d इज ग्रेटर देन 0,
अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, विविक्त कर है, वो जीरो से बड़ा है। अगर शून्य से बड़ा है तो क्या होगा, मूल उसके कैसे होंगे, रियल और असमान होंगे, यानी कि वास्तविक और असमान होंगे। कौन से मूल, कौन से मूल, हमने कौन से दो मूल बताया था, अल्फा और बीटा। वो जो दोनों मूल होंगे ना, वो क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अगर वास्तविक और असमान होते हैं तो उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं, रेशनल, रेशनल और इरेशनल, इसकी बात करता हूं मैं। तो अगर मूल वास्तविक और असमान है ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ परिमेय और अपरिमेय होते हैं। तो अगर यह एक जो रूट है ना, यह एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वह एक परिमेय हो जाएगा। अगर इसके रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, वह एक रेशनल हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये बहुत डीप चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। और अगर ये चीजें आपको आ गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहला इसका कॉन्सेप्ट क्या था, मूलों की प्रकृति में पहला कॉन्सेप्ट था, अगर d इज ग्रेटर देन जीरो है तो उसके मूल क्या होंगे। पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है कि d इज ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, उसके मूल रियल और अनइक्वल होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। उसके साथ साथ अगर रेशनल और इरेशनल हमको देखना है, परिमेय और अपरिमेय देखना है, तो उसके मूल अगर परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो क्या हो जाएगा, वह एक परिमेय हो जाएगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो वह एक इरेशनल हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम दूसरे उसमें दूसरे प्रकृति में बात करते हैं, इसकी दूसरी प्रकृति क्या है। ठीक है, इसमें तीन प्रकृति है, वो मैं आपको तीनों कराऊंगा। और मैं दूसरे प्रकृति की अगर बात करूं आपसे, अगर मैं लिख दिया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, अगर मतलब कहने का मतलब d बराबर जीरो है, सिंपल है, वही चीज है ना, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है, मतलब d बराबर जीरो है, तो यहां मूल क्या होंगे, यहां मूल क्या होंगे, यहां नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, इसका मूल इसके वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, रियल और इक्वल हो जाएंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके इक्वल होने की शर्त क्या है, इक्वल होने की शर्त, अब इसमें शर्त की क्या बात है, इक्वल होने की शर्त यही है कि डी इक्वल टू जीरो होगा तो ये इक्वल और समान हो जाएंगे, सॉरी रियल और इक्वल हो जाएंगे। अगर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और वह जीरो के बराबर है तो मूल क्या हो जाएंगे, मूल वास्तविक और समान दोनों हो जाएंगे। अब मैं अगर आपसे बात करूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो है, इज लेस देन जीरो है, यानी कि d इज लेस देन जीरो है, निगेटिव में होगा, निगेटिव में होगा, तो मूल क्या होगा, मूल क्या होंगे, मूल उसके काल्पनिक हो जाएंगे, मूल उनके क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, काल्पनिक यानी इमेजिनर, इमेजिंग हो जाएंगे, इमेजिंग हो जाएंगे, वो इमेजिंग हो जाएंगे। ठीक है, मूल उसके क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक, काल्पनिक हो जाएंगे, मैं लिख देता हूं, रुको, मूल उसके काल्पनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों उसका नेचर ऑफ रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कि अगर पहला, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। अगर दूसरा रूट कहता है, दूसरा नेचर क्या कहता है उसका, कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर जीरो है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर जीरो है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और समान हो जाएगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से कम है, यानी डी बराबर डी इज लेस देन जीरो है, तो क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। यही उसकी तीनों प्रकृति थी और वही मैं आपको सिखाना चाहता था। ठीक है,
अब यहाँ अगर मैं बात करूं, मान लो कोई एक मूल दे देता है, जैसे कोई एक मूल दे दिया, क्या दे देगा, मान लीजिए कोई एक मूल, इसका कोई एक मूल क्या है, एक मूल मान लो 3+√2 है, और तो आपसे क्या बोलता है, आपसे क्या बोलता है पता है, अगर इसका कोई एक मूल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3+√2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। आपसे पूछेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो घबराने की बात नहीं है, इसका कॉन्जुगेट हमको ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉन्जुगेट यानी जुड़वा, इसका जुड़वा हमको ले लेना। 3+√2 का जुड़वा क्या हो जाएगा, 3-√2 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि x² माइनस, हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि x² माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों गुणनफल, ये मैंने आपको सिखाया था। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि x² आप ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 9 - 2 बराबर 0। अब आपको सबको समझ में आ गया होगा कि x² माइनस 6x प्लस का 7 इसका आंसर हो जाएगा, बराबर 0, ये इसका आंसर। तो ये चीज अगर आपको दे देता है सिर्फ एक मूल, अगर कोई एक मूल देता है 3+√2 5+√2, तो हमको डायरेक्टली क्या करना है, मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्टली उसका आपको कंजुगेट निकाल लेना है, उसका एक जुड़वा रख लेना है, और जुड़वा रखते ही आपको दो मूल मिल गए, अल्फा और बीटा, दोनों को प्लस कर दीजिए और बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो, अगर एक मूल देता है तो उसके लिए ऐसा करना है, एक मूल देता है तो कंजुगेट निकाल के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं अगर आपसे बात करूं, मान लीजिए क्वेश्चन और इसी में दे देते हैं एक मूल का। अगर आपको दे देता है कि एक मूल इसका क्या है, एक मूल दे दिया 5+√3, तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया 5 - √3 आपको एक कंजुगेट देख लेना है, ठीक है। इसका कंजुगेट ही देखना, उसका जुड़वा यहाँ प्लस है तो वहां माइनस कर देना। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 है तो वहां 4 कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ हम उसका चिन्ह परिवर्तित कर सकते हैं, और चिन्ह हमने परिवर्तित कर दिया तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x² माइनस कितना हो जाएगा, 5 और 5 10x, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, और कितना हो जाएगा 5 25 और माइनस का 3 प्लस 22 बराबर 0, ये इसका आंसर हो जाए। इतनी सरल चीजें हैं। अगर एक मूल दे देता है तो मैं बोल रहा हूँ, खाली एक मूल दे देता है तो ऐसे हो जाएगा। आप, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया, और यहाँ तो ऑलरेडी माइनस रहता ही है, माइनस तो हमको रखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, इसके अंदर माइनस हो जाता, तो दोनों प्लस हो जाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद हमने क्या किया, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया, 25 हो गया, माइनस का 3 कर दिया तो 22, और यही इसका आंसर हो गया। ये चीज आपको आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं ऐसा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर अगर 0 के है, तो अगर आपके रूट जो दिए गए हैं, आपके रूट रियल और अनइक्वल है, रियल और अनइक्वल हैं, तो के का मान बताइए। तो मैं बता रहा हूं कि इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो इसमें बताने की क्या जरूरत है, के की वैल्यू कैसे हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। अगर आपके रूट रियल और अनइक्वल है तो के की वैल्यू बताइए। आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, के की वैल्यू में आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहली बात, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 है। अगर आपके रूट रियल और अनइक्वल है तो के का वैल्यू बताइए। तो रियल और अनइक्वल होने के लिए शर्त क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक, आप इसी फार्मूले में उसको रख दीजिए। इस फार्मूले में रखेंगे तो b² कितना हो जाएगा, b² कितना हो जाएगा आपके फार्मूले में, b² हो जाएगा k का स्क्वायर, b² हो जाएगा k की स्क्वायर, क्योंकि b बराबर k ही है, ठीक है। माइनस का 4 और a की वैल्यू 2 है तो 2 रख दीजिए, और c की वैल्यू 3 है तो 3 रख दीजिए, रख दिए। ग्रेटर देन आप 0 कर दीजिए, बस कुछ नहीं है आगे। आगे k² माइनस का 4 दूनी 8 और 3 24 हो जाएगा, तो 24 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस √24, क्योंकि यहाँ k² हमको k निकालना है, तो k इज ग्रेटर देन प्लस माइनस √24, ठीक है। अब आपने पहले नंबर लाइन पढ़ी रही होगी, हाँ, नंबर लाइन अगर पढ़ी रही होगी तो मैं आपको बताता हूं कि यहां मैं ले लेता हूं प्लस का √24 और यहां ले लेता हूं माइनस का √24। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर प्लस और माइनस इन दोनों के बीच अगर आप कोई संख्या लेते हो ना, तो वह इस चीज को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, वो इस चीज को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। अगर इन दोनों के बीच आप कोई संख्या लेते हो, या तो इससे कम लो या तो इससे ज्यादा लो। यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि या तो आप के की वैल्यू इससे ज्यादा लो या तो इससे कम लो। आप देख लेना, √22 √20 जो भी रख के देखना है तो आप देख सकते हो। और यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा था कि इन दोनों के बीच की वैल्यू अगर आप रखोगे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि सेटिस्फाइड होने का तरीका क्या हमने बताया है, अगर रूट हमारे क्या है, रियल और असमान है, यानी वास्तविक और असमान है, तो d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो भी वह है सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। और आप लोग नोट बनाते चलिए, क्योंकि नोट बनाएंगे तभी कुछ समझ में आएगा, दोबारा देखने के लिए, दोबारा पढ़ने के लिए आपको काम आएगा। एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन अगर लिख देता हूं, k² माइनस 2√5x प्लस का 4 बराबर 0 है। इसके भी रूट वही हैं, रियल और अनइक्वल हैं, अनइक्वल हैं। तो मैं पहले ही बोल देता हूं, के का मान तो सबको ज्ञात करना ही है, कुछ भी लिख देगा तो वो करना है, के लिख दे, पी लिख दे, टी लिख दे, सी लिख दे, जो भी लिख दे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको करना क्या है, उसी सूत्र में रख देना है। रियल और अनइक्वल का हमने बताया था, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये चीज आपको हमने सिखाया है पहले ही, क्योंकि रियल और अनइक्वल होने का, वास्तविक और असमान होने का यही शर्त है कि b² माइनस 4ac ग्रेटर होगा किससे, बड़ा होगा 0 से, ठीक है। तो आप इसमें रख दीजिए, आप इसमें क्या रख देंगे, b में रख दीजिए -2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4k, और ये 4 रख दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए आप, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां से 20 आ जाएगा और यहां से माइनस का 16k आ जाएगा। इज ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं होगा, इज ग्रेटर देन 0 कर दीजिए आप। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो क्या जाएगा वो बताइए आप मेरे को। यहां से हो जाएगा 20 इज ग्रेटर देन 16k, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4, क्योंकि आप दोनों काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, इसको 5 हो जाएगा और इसको 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इज
ग्रेटर देन होगा 5/4, ये इसका आंसर होगा। कोई बराबर नहीं करेगा, मैंने बराबर कर दिया था यहाँ, लेकिन बराबर करोगे तो आपको क्रॉस कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें चिन्ह का ही खेल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी बात यह है कि आप चिन्ह अगर ध्यान नहीं रखते हो, आप उसका मार्क ध्यान नहीं रखते हो माइनस प्लस का, तो आपका गलत हो जाएगा। के इक्वल टू 5/4 नहीं होगा, के इज ग्रेटर देन 5/4 होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब आगे हम अगर बात करें आपसे, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा जिससे आपको दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि मैं ले लेता हूं एक क्वेश्चन 2x² प्लस x प्लस के बराबर हमने 0 किया है, और इसके रूट क्या है? रूट क्या होगा इसका? रियल होगा। रूट क्या है? रियल है। ये बिल्कुल अलग टाइप है, पिछले टाइप आप बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो अगर इसका रूट रियल है तो आप कहोगे सर जी ये तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ओनली रियल लिखा है। सही बात है भाई, सही बात है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि रूट रियल होने में दो कंडीशन आती है। रूट रियल होने में दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन कौन सी है कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये भी उसकी एक कंडीशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? रूट रियल और अनइक्वल होते हैं। दूसरा क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। इसमें इसमें क्या होता है? रूट रियल और इक्वल होता है। समझ गए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन देगा और आप उसमें लड़खड़ा जाओगे, आप उसमें फंस जाओगे, आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे अगर ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है। तो मैं अगर कहता हूं कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया और उसके रूट सिर्फ रियल लिख दिया है कि रूट उसका रियल है, तो के की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो हमको क्या करना है उसमें? इसमें दोनों कॉन्सेप्ट आएगा। के की वैल्यू ग्रेटर देन या बराबर भी हो सकती है 0 से, ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है तो ही होगा। क्यों? क्योंकि रियल इसमें भी है और रियल इसमें भी है। जब दोनों चीज में है, रियल इसमें भी है, वास्तविक वास्तविक इसमें भी है, तो हमको भी दोनों चीज लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन भी लेना पड़ेगा और बराबर भी लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है? ग्रेटर देन और बराबर दोनों ले लिया है। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 करोगे तो क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका? आपका b में रखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a कितना हो जाएगा? 2, और c कितना है? k इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसा हमने कर दिया है। ठीक है, तो यहां से निकल के क्या रहा? k की वैल्यू, k की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 8k इज लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू यहां से हो जाएगी आपकी, k की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन ग्रेटर देन या इक्वल 1/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ लेस देन हो जाएगा। k की वैल्यू लेस देन या इक्वल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया आप मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? समझ गया ना? तो मेरा कहने का मतलब, अगर रूट ऐसा दे देता है, रियल दे देता है, तो आपको क्या करना है? रियल में दोनों कॉन्सेप्ट आपके आएंगे ही, चाहे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का, चाहे b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। तो दोनों आपको लेके चलना है। एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो खराब हो जाए क्वेश्चन और आंसर भी आप नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या होगी? या तो 1/8 के बराबर होगी या 1/8 से कम होगी। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर अगर आगे मैं आपसे बात कर देता हूं, एक कॉन्सेप्ट तो रह गया था, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
एक कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए इसका जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, तो अगर आपसे पूछ लेता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आपको एक फार्मूला बता देता हूं। मिनिमम वैल्यू का फार्मूला होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। ये उसके मिनिमम वैल्यू का फार्मूला है। ऐसा कब होता है, मिनिमम वैल्यू कब निकलेगी? कब? बड़ी दिक्कत है सर जी। पूछोगे क्यों? तो मैं बताऊंगा। क्योंकि मिनिमम वैल्यू कब निकालेंगे, कब हमको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू होगी इसकी, और कब हमको पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछता है तो ये फार्मूला लगाना है। मैक्सिमम का भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपसे पूछेगा तो कॉन्सेप्ट क्या है जिससे आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू होगी। तो ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा ना, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो कौन सी वैल्यू निकलेगी? तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है। और ए इज लेस देन जीरो है तो, ए इज लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। कौन सी? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? गॉट इट गाइस? गॉट इट? मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपसे क्वेश्चन में उसकी मिनिमम वैल्यू पूछ देता है, तो आपको ये फार्मूला लगाना 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? ए इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और आपसे मैक्सिमम वैल्यू, आप बोलोगे कि एग्जामिनर अगर पूछ ही लिया और ए इज ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो क्या होगा? तो नहीं निकलेगा, उसमें नीचे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं का दिया ही रहेगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है, एज ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। ये चीज आपको नोट करना है। और अगर एज लेस देन जीरो है तो भी वही फार्मूला रहेगा, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a। फार्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम में वो फर्क मैं आपको बता दिया, क्या डिफरेंस है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, ए इज लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इसी में आपने कभी डिफरेंशिएशन अगर पढ़ा है तो पॉइंट पूछ लेता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा। ठीक है, ये आपसे पूछ लेता है। अगर ये चीज आपसे पूछ लेता है पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम का, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है, इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। किसका डिफरेंशिएशन कर देना है? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2ax प्लस बी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इक्वल्स टू आप जीरो कर सकते हैं, इक्वल्स टू इसको जीरो कर दीजिए, तो यहां से वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी एक्स की? यहां से वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस बी अपान 2a। ठीक है। किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये एक्स का मान हो जाएगा। ये एक्स का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा, जो कि आप रख सकते हो अगर मैं आपसे पूछता हूं तो। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछता है कि ये चीजें दी गई है और मिनिमम वैल्यू निकालिए, तो आपको डायरेक्टली निकालने का सूत्र मैंने बताया है। ऐसा है, मिनिमम वैल्यू पूछ देता है और माइनस बी अपान ए, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अगर पॉइंट पूछ देता है तो इसका ये फार्मूला है यहाँ से पॉइंट वाले का, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो ये, और दोनों का पॉइंट पूछता है तो ये माइनस बी अपान 2a आपको लगा देना है। समझ गया मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो ये लगाना है, मैक्सिमम पूछता है तो ये लगाना है, और दोनों का पॉइंट पूछ देता है तो माइनस बी अपान 2a लगा देना है। ये आपके सीबीटी 2 में, एनटीपीसी के सीबीटी 2 में क्वेश्चन हो सकता है, और सीजीएल में तो पूछा ही जाता है। ये चीजें, ऐसी चीजें तो पूछी जाती है। ये बहुत अच्छे लेवल का है और कॉन्सेप्ट वाइज पूरा डिटेल है। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये एक वीडियो आपने देख लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे
क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, बराबर 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालिए, मिनिमम वैल्यू निकालिए। अगर आपसे पूछ लेता है तो मिनिमम वैल्यू का हमने क्या बताया आपको, रिपीट करिए, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a, ये हमने आपको बताया है, इसमें पुट कर देना है, 4ac रखना है पहले से। अब 4ac रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 13, ये मान लीजिए, माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 ही लिख दीजिए डायरेक्टली, और 4a कितना हो जाएगा, 4a तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, 52 माइनस 36 अपान 4, और यहां से आ जाएगा इक्वल टू 4, आंसर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं और ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे बाद मैं बता रहा हूं आपसे, अगर अगर मैं आपसे ये चीज कहता हूं कि इसका पॉइंट बताइए, इसका पॉइंट बताइए मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम मैक्सिमम और मिनिमम का, मैक्सिमम एंड मिनिमम का आपको क्या करना है, पॉइंट बताना है। तो पॉइंट बताने का मैंने आपको फार्मूला बताया था, माइनस बी अपान ए, 2a लगा दीजिए, माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 अपान 2 इंटू 4, 2 ही है, 2 इंटू 1 कर लीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 3 इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर चिन्ह की भूल हुई तो गड़बड़ हो जाता है, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बी रहता है और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 अपान 2 इक्वल टू प्लस का 3 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा किसका, मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है। आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट बनाएंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आप दोबारा उसको पढ़ सकते हैं और इससे बाहर कुछ। अब आइए, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 154 बराबर 0 है, तो उसके मूल क्या है, तो इसके मूल क्या हैं। अब एग्जामिनर क्या करता है, मैं वो आपको चीज बता रहा हूं, एग्जामिनर ऑप्शन कैसे देता है मैं बताता हूं। पहला ऑप्शन आपको दे देगा 11 और 14, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा 13 माइनस का 16, तीसरा ऑप्शन आपको दे देता है, क्या देता है तीसरा ऑप्शन, 14 और माइनस का 11, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का, ये ऑप्शन आपको दे देगा। तो मैं अगर बोल रहा हूं आपसे कि अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, इसको किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आप डायरेक्टली भी तो इसको लिख सकते हो, तो ऐसा हमको फैक्टर निकालना है कि जोड़ने और घटाने पर ये आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो आप कहोगे सर जी 14 और 11 दोनों चीज हम ले सकते हैं, तो हमने ले लिया, लेकिन इसकी शर्त क्या है, लेकिन इसकी शर्त क्या है, अगर यहाँ माइनस है तो इस पहले वाले में प्लस आएगा और दूसरे वाले में माइनस आएगा, ये चीज आपको क्वाड्रेटिक में खास ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक में खास ध्यान क्या रखना है कि हमको इसको ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस प्लस करने पर ये आ जाए, लेकिन क्या करोगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा, और ये एक माइनस रहेगा तो ही प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ना कि 1। ये चीज आपको नोट करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, और 14 माइनस माइनस का 11 यही इसका आंसर रहेगा, कोई आंसर ऐसा गलत मार के नहीं आएगा। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो ये आपको चीज आना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, प्लस का कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी हाँ, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 42 बराबर 0 है, तो के मूल क्या होंगे, ऐसा पूछ लेता है।
तो मूल पूछने का मतलब क्या है, उसका फैक्टर करना है और कुछ नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इसका ऐसा फैक्टर करो कि प्लस और माइनस करने पर ये आ जाए, प्लस और माइनस में ये आ जाए। तो आप कहोगे सर जी 7 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, लेकिन उसका शर्त क्या है, अगर यहाँ प्लस है तो इस जगह भी माइनस होगा और इस जगह भी माइनस होगा, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके फैक्टर की बात करें तो x बराबर -7 हो जाएगा। अगर इसका फैक्टर पूछ देता है तो क्या करना है, x -7 बराबर 0, और दूसरे में क्या है, x बराबर माइनस का 6 है, तो अगर फैक्टर पूछ देता है तो x -6 बराबर 0, ये इसका फैक्टर हो जाएगा और ये इसके मूल हो जाएंगे, ये दोनों इसके रूट हो जाएंगे और इसका फैक्टर ये है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर इन दोनों को मैं फैक्टर कर रहा हूँ तो ऐसा करें कि इसको प्लस करने और माइनस करने पर ये आए, या तो प्लस करने पे इतना है या तो माइनस करने पे इतना है। तो दोनों चीजें अगर दी गई है ना, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ प्लस है तो इन दोनों में माइनस होगा, तो ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 13x हो जाएगा। ये चीज गॉट इट, आपको पता चल गया। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ले लेता हूं, x² माइनस का 4x प्लस का 4x ना, प्लस का 4x माइनस का 77 बराबर 0 है, तो इसके मूलों का अंतर बताइए, के मूलों का अंतर बताना है आपको। और ये आपको बता रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी में हो, चाहे यूपीएसआई में हो, या फिर पटवारी में है, या फिर एसएससी में तो सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मूलों का अंतर होने का मतलब क्या है, पहले हम इसको ऐसे निकालेंगे। अब हमको क्या करना है, दो फैक्टर ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और प्लस या तो माइनस, दो में कुछ भी करने पर ये हो जाना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको एक 7 ले लीजिए, दूसरा 11 ले लीजिए, हमने ले लिया। तो अगर इसमें प्लस है तो बड़े वाले चिन्ह में क्या हो जाएगा, बड़े वाले चिन्ह में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और छोटे वाले में प्लस रहेगा, तो ही प्लस माइनस होगा ना, और इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मूलों का अंतर पूछा है, ये दोनों मूल हो गए, तो मूलों का अंतर कैसे निकालेंगे, 7 माइनस का 11 हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। इसमें चिन्ह का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 का माइनस में तो चिन्ह सहित -11 लेना, ऐसा नहीं कि माइनस छोड़ दिया और 11 बस ले लिए, तो वो उसका 18 आंसर नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ फिर आगे। तो ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं और ये चीजें आपको आनी चाहिए। आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा, ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूं थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन मिटाने से पहले आप नोट करते रहिए और वीडियो को जरूर देखिए, एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन और लिख दीजिए, x² प्लस 16x प्लस 55 बराबर 0 है, पूछ क्या लेता है, के मूलों का योग बताओ, के मूलों का योग क्या है, ऐसा पूछता है। तो कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें करना क्या है, आपको डायरेक्टली इसका ऐसे फैक्टर करना है, इसके ऐसे फैक्टर करना है कि वो मल्टीप्लाई करने पर ये आए, या तो जोड़ने या घटाने पर ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके मैंने फैक्टर किए 11 और 5, मतलब 11 और 5 हमने इसके फैक्टर किए, तो क्या होता है, ये दोनों को प्लस करने पर ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। यहां ऑलरेडी माइनस है, यहां ऑलरेडी माइनस है, तो इसमें एक में माइनस कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। यहां से ये यहां जाएगा तो ऑलरेडी ये माइनस का इसमें हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक।
तो एक x बराबर क्या हो जाएगा -11 और दूसरा x बराबर हो जाएगा +5। तो मैं आपसे बोलता हूं कि x - 11 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर x + 5 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए तो ही क्वाड्रेटिक आप बना पाओगे। और क्वाड्रेटिक में यही क्वेश्चन तो आते हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है। अब आपसे पूछा क्या है, मूलों का योग। मूलों का योग अगर आप निकालोगे तो क्या निकालोगे, 11 + 5 = 16 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। और मैं अब आगे अगर बात करूं तो ठीक है, इसको मिटा के मैं बात करता हूं। ये चीज मैं मिटा देता हूं, फिर समीकरण कैसे बनता है वो मैं बताता हूं। समीकरण कैसे आता है और कैसे बनाया जाता है वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कह देता हूं कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं, जिसके मूल जिसके मूल जिसके मूल 3 और -3 है। वह द्विघात समीकरण की ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और -3 है। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि समीकरण बनाने का सबसे बड़ी बात क्या है, मूलों का योगफल, x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये चीज हमने आपको सिखाई थी कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने में x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल ऐसा होता है। तो आप अगर मूलों का योगफल निकालेंगे तो x² -3 है, और दूसरा पहला मूल 3 है और दूसरा मूल -3 है, तो 3 - 3 हो जाएगा x प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस का 9 होगा, सॉरी, हाँ, ये माइनस का 9 होगा, इसमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो क्या होता है, x² -9, यही इसका क्या हो जाएगा, बराबर 0। ये इसका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं और ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक, मैं अगर आगे आपसे बात करता हूं कि मान लो कोई एक समीकरण और दो मैंने मूल लिख दिए। कैसे लिख दिए, मान लो कि पहला मूल उसका 7 है और दूसरा मूल -5 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। तो सेम फार्मूला है, आप उसमें रख दीजिए x² -7 - 5 ऐसा हो जाएगा, x प्लस 7 × 5। तो 7 × 5 करेंगे तो -35 बराबर का 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x² इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, -2x और -35, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ऐसे फार्मूले आते हैं ना तो ये छोटा हो जाएगा, नहीं आते हैं तो आप नहीं बना पाओगे। ठीक, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर एक मूल दे देता है तो हम क्या करेंगे। अभी तक तो हम मान लो कि दोनों मूल दिए गए हैं, या फिर वो अपरिमेय वाला दिया रहता तो हम कंजुगेट कर लेते थे। अगर मान लो कि एक मूल दे देता है, मान लो कोई लिख दिया यहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन की x² + 6px + 5 बराबर 0 है, और एक मूल कितना है, एक मूल मान लो 5 है, एक मूल उसका क्या है, 5 है। तो दूसरा मूल क्या होगा, तो क्या पूछता है कि p का मान बताइए, सॉरी, हाँ, तो p बराबर क्या होगा, उसका मान देखना है। ठीक है, x² - 6px + 5 बराबर 0 है,
तो एक मूल 5 है, उसका एक मूल 5 है, उसका एक मान 5 है, तो दूसरा p का मान ज्ञात करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक मान 5 है तो यह इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो यह इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि x की जगह हम 5 रखें, अगर मैं एक मूल का कहने का मतलब है x बराबर 5 है, तो x माइनस 5 बराबर 0, ये भी मैं कह सकता हूं आपसे, ऑलरेडी है। तो अगर x बराबर 5 दिया गया है तो यह इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, 5 जो है x की जगह रखने पर सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक। तो मैं अगर इसको रखता हूं तो क्या हो जाएगा इसका